तो नॉर्मल फोर्स F cos थीटा, फ्रिक्शन F sin थीटा, कांटेक्ट फोर्स का ही दो रिजल्टेंट वर्टिकल और अलोंग द सरफेस, इस दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, n² प्लस F²। नॉर्मल फोर्स और कांटेक्ट फोर्स के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये एक्चुअली में कोई ऑब्जेक्ट की अगर टेंडेंसी हो मूव करने की तो ये पिक्चर में आ जाता है, और ये प्रोपोर्शनल टू होता है नॉर्मल फोर्स। मतलब नॉर्मल ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, नॉर्मल कम होंगे तो फ्रिक्शन कम होंगे। मतलब आप ये समझिए कि फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल हो जाता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो कोएफिशिएंट को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो म्यू है ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दो प्रकार के होते हैं ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वैसे ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता, एंड डायमेंशनलेस होते हैं। दो प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है म्यू के, एक होता है म्यू एस। म्यू के बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस बोले तो स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो उस कंडीशंस में सरफेस के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है वो है म्यू एस, और जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, काइनेटिक सिचुएशंस में है, उस वक्त सरफेस के द्वारा जो कोएफिशिएंट जो है ऑफर किया जाता है वो है म्यू के। म्यू के की वैल्यू म्यू एस से छोटी होती है। मतलब आप हमेशा ही ध्यान रखो म्यू के की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू म्यू एस होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की कोएफिशिएंट ज्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन की कोएफिशिएंट कम होता है। जो फ्रिक्शन फोर्स है कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन फोर्स पहली बात तो ये है कि जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने ऐसे रख दिया और फिर उसी को मैंने ऐसे वर्टिकल रख दिया, तो इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, एरिया कम है, इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है। लेकिन इस एरिया ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू दोनों जगह सेम होगी अगर नॉर्मल सेम है तो। मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट से फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट है। एरिया ऑफ कांटेक्ट फोर्स मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो तब भी फ्रिक्शन उतना ही होगा जितना कि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। जैसे कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस पे इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दूं या ऐसे रख दूं, दोनों सिचुएशंस में फ्रिक्शन सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू होता है n। तो चाहे आप ऑब्जेक्ट ऐसे रखें तब भी नॉर्मल mg के बराबर, ऑब्जेक्ट ऐसे रखें तब भी नॉर्मल mg के बराबर। अब म्यू की जहां तक बात करते तो ये सरफेस और ये सरफेस की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। जैसा ये सरफेस वैसा ही ये सरफेस को माना जाए, तो इस दोनों के बीच में जो म्यू है वही इस दोनों के बीच में म्यू है। तो म्यू की वैल्यू सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता, सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए एरिया ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू पे डिपेंड करती। म्यू ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, म्यू कम होंगे तो फ्रिक्शन कम होंगे। मतलब नेचर ऑफ सरफेस पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तीसरा चीज जो नॉर्मल फोर्स है उस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, नॉर्मल की वैल्यू कम होगी तो फ्रिक्शन कम होगी। तो ये तीन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। रोलिंग वाले सिचुएशन में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, लगभग नहीं के बराबर, और आइडियली सोचे तो जीरो होते हैं। तो एक एक करके ये पॉइंट लिखते हैं। लिखो पहला पॉइंट लिखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। Angle made by the contact force with normal. Angle made by contact force with normal. Angle made by contact force with normal is known as angle of contact. Known as angle of contact. Angle of contact. अगला पॉइंट लिखेंगे, friction force always oppose, friction force always oppose the tendency of relative motion,
टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अगला पॉइंट, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स independent from area of contact surface, independent from area of contact surface। अगला पॉइंट, फ्रिक्शन फोर्स depends on nature of contact surface। फ्रिक्शन फोर्स depends on nature of contact surface। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। नीचे ये डायग्राम बनाइए। नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सिचुएशन को समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास 2 kg है और यहां जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू की वैल्यू 0.4 है। यहां एक फोर्स लगा रहा हूं मैं। अगर हमने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 0 रखी तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 0 हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक की टेंडेंसी नहीं होगी मोशन करने की तब तक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है एक्टिव नहीं होता है। यहां पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो वजन इसका 20 नीचे की तरफ, नॉर्मल इसमें ऊपर की तरफ और फ्रिक्शन इसमें पीछे की तरफ लगेगा, इसके मोशन के अपोज में। इस फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। म्यू की वैल्यू 0.4, एन की वैल्यू 20, ये हो गया 8। तो ये 8 न्यूटन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। 8 न्यूटन मतलब फ्रिक्शन कम से कम 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ लगने वाला फ्रिक्शन है वो कम से कम 0 तक लग सकता है और ज्यादा से ज्यादा 8 तक लग सकता है। इसी के रेंज में रहेगा, इससे ज्यादा फ्रिक्शन का जो है वैल्यू हो नहीं सकता। फ्रिक्शन का काम है, कुल मिलाकर के गोल है ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकना। अब अगर हमने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू थोड़ी बढ़ा दिए, मान लीजिए अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पर 4 न्यूटन कर दिए, तो ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 4 की 8 की? 4 न्यूटन की। तो 4 न्यूटन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए फ्रिक्शन भले ही उसकी डेटा 8 है बट वो 8 लगाएगा नहीं। वो कितना लगाएगा? 4 लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि अगर उसने 8 लगा दिया तो क्या होने वाला है? पीछे की तरफ चला जाएगा। ऐसा मान लीजिए हमने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर मान लीजिए फ्रिक्शन है, इसकी जगह 8 लगा दिया तो ऑब्जेक्ट फिर किधर जाने लगेगा? पीछे की तरफ जाने लगेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ऑब्जेक्ट को हमने धक्का दिया आगे जाने के लिए हमारे ऊपर ही आ गया। ऐसा कभी नहीं होगा। हमने धक्का दिए जितना से फ्रिक्शन चाहेगा कि ऑब्जेक्ट आगे ना जाए तो रोकेगा। उसके रोकने के लिए जितना की जरूरत है उतना ही फोर्स लगेगा। मतलब फ्रिक्शन बहुत ही समझदार किस्म का फोर्स है जो अपनी डेटा को 0 से लेके अपनी मैक्सिमम लिमिट मतलब म्यू इंटू एन के बीच में वेरी कराता है। जितनी जरूरत है उतना ही लगाता है, उससे ज्यादा लगाने की जरूरत वो करता भी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट किसमें रहेगा अभी भी? फिर मैं अगर इस फोर्स को बढ़ा दूं, मान लो कि फिर फोर्स को डायरेक्ट लेके चला गया 6 न्यूटन, तब भी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 न्यूटन। और ऑब्जेक्ट किसमें रहेगा? रेस्ट में। यहाँ एक बात समझते हैं, ये जो म्यू है अगर कुछ बोला जाए तो ठीक है, नहीं बोला जाए कुछ तो बाय डिफॉल्ट अपन इसे स्टैटिक कोएफिशिएंट समझते हैं। ये स्टैटिक कंडीशन का है। अगर दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो म्यू जो दिया है उसी को स्टैटिक समझते हैं, मतलब म्यू एस का ही डेटा मानते हैं उसे। यहीं पर एक चीज और दे देता हूं मैं सवाल के अंदर, म्यू के की वैल्यू पॉइंट मान लो 35 और अगर ऐसा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी म्यू के मतलब
काइनेटिक, काइनेटिक मतलब मोशन के ड्यूरेशन में, मोशन के ड्यूरेशन में फ्रिक्शन और रेस्ट के ड्यूरेशन में फ्रिक्शन। तो मोशन के ड्यूरेशन में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू के इंटू एन, और वो डेटा हो जाएगा 0.35 इंटू 20, और ये हो जाएगा 7 न्यूटन का। ठीक है, तो जो 7 न्यूटन का फ्रिक्शन है वो 0 से 8 के बीच में ही लाई करता है, लेकिन वो पहली बार तब एक्टिव होगा जब ऑब्जेक्ट किसमें आ जाए, मोशन में। जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया तब तक वो एक्टिव नहीं होने वाला। रेस्ट कंडीशन में ये फ्रिक्शन लगता ही नहीं है। अब समझो कि बढ़ाते बढ़ाते मैंने फोर्स को 7 न्यूटन कर दिया, तो इस वक्त फ्रिक्शन कितना कर लेगा अपने डेटा को, 7 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट में। अगला डेटा में फोर्स को 7 न्यूटन से बढ़ा करके 7.5 न्यूटन कर देता हूं, तो फ्रिक्शन 7.5 न्यूटन, ऑब्जेक्ट किस में, रेस्ट में। एक बार और मैं फोर्स को बढ़ा देता हूं, 8 न्यूटन कर देता हूं, तो फ्रिक्शन कितना, 8 न्यूटन, ऑब्जेक्ट किस में, रेस्ट में। अब थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, फ्रिक्शन की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू मान लो 9 न्यूटन, अब फ्रिक्शन कितना लगेगा, अब फ्रिक्शन 7 न्यूटन पे आ जाएगा, और ये किस में आ जाएगा, मोशन में। क्योंकि एक बार मोशन एक्टिवेट हो गया इस टर्म के बाद, ये जो कंडीशन इसके बाद अब मोशन एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब ये 9 की जरूरत भी नहीं है एक्चुअली में। यहाँ पर 8.00000001 भी दिया तो एक्टिव हो गया मोशन। तो जैसे ही एक्टिव हो गया मोशन तो फ्रिक्शन अब कौन सा लगना चालू होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू होगा। तो जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 7 न्यूटन, बराबर है। समझ रहे क्या बात है। तो मोशन जैसे एक बार एक्टिवेट हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू हो गया। तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं आता, मतलब ये 7 पे काइनेटिक नहीं है, रुका हुआ है, रेस्ट है, स्टैटिक है, ये भी रेस्ट है, स्टैटिक है, ये भी, ये मोशन है, काइनेटिक, बराबर। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो चीजें हैं इसे कहा जाता है कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये वाला जो वैल्यू है ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन है कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक बोले तो मोशन में लगने वाला फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए तब जो फ्रिक्शन लगता है उसी को कहते हैं हम लोग कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, बराबर। अब इसमें स्टैटिक ये वाला जो कंडीशन है 8 न्यूटन वाला कंडीशन जो है ये स्टैटिक की ही मैक्सिमम डेटा है। मैक्सिमम 0 से स्टार्ट हुआ 8 तक पहुंच गया, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिट क्रॉस हो रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऐसे फ्रिक्शन को कहते हैं कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कुल मिलाकर के फ्रिक्शन 4 प्रकार के हुए, स्टैटिक, दूसरा लिमिटिंग, तीसरा काइनेटिक, और चौथा रोलिंग। ठीक है, चौथा फ्रिक्शन रोलिंग। तो 4 प्रकार के फ्रिक्शन हुए। अगर मैं इसे ग्राफ बनाऊं, हम लोगों को जो अभी फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं उसमें रोलिंग का यूज नहीं होने वाला है। रोलिंग मोशन तो आएगा कहां पर, तो फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन मैंने लगाया, तो 0 फोर्स पे 0 फ्रिक्शन, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते गए वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती गई, मतलब ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन, फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, कहां तक, 8 न्यूटन तक। तो जब तक कि अपने मैक्सिमम लिमिट को फ्रिक्शन नहीं पहुंच जाता तब तक का ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इसी का नाम है कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसे ही क्रॉस हो गया उसके बाद ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, तो ग्राफ फिर ऐसा, थोड़ा देर के बाद फिर ऐसा कांस्टेंट, फिर अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ये वाला जो वैल्यू है ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये जो वैल्यू है ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहां से लेकर के यहां तक पूरे को क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बताओ लिमिटिंग और काइनेटिक स्टैटिक के परिवार का हिस्सा है या लिमिटिंग का परिवार स्टैटिक है, कौन है परिवार में सबसे बड़ा, कौन है, स्टैटिक ना। मतलब स्टैटिक एक पूरा फैमिली है जिसमें एक बंदे का नाम जो सबसे बड़ा है उसका नाम, और जो बीच में आता है जो मोशन में आने के बाद एक्टिवेट, मतलब सोया हुआ था कुंभकर्ण, हाँ चल रहा है, बराबर। तो वो कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक। तो परिवार जो है वो किसका है, स्टैटिक फ्रिक्शन का। उसमें 2 मेंबर है, कौन कौन से मेंबर,
लिमिटिंग और लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम वैल्यू, परिवार का ही सबसे बड़ा आदमी है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब तक कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तक पूरा समय कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक। लिमिटिंग वो आखिरी पॉइंट है, एक पल के लिए आया, जिंदगी खत्म। ठीक है, वही पल है कौन? वही पल है कौन सा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो लिखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में पहला लिख लो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय सरफेस ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन, इतना ही लाइन लिखना। फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय सरफेस ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन, friction offered by surface during rest condition, friction offered by surface during rest condition। अगला पॉइंट लिमिटिंग। लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एकदम वन लाइनर लिखना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन, फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन। रोलिंग फ्रिक्शन चौथा, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग मोशन, फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग मोशन। फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग मोशन। अब आप ये डायग्राम बनाइए, ये ग्राफ बनाइए। हो गया? नेक्स्ट कुछ सवाल देता हूं, बनाओ जरा सा। एक्सेलरेशन फाइंड करना।
7th नंबर, मास 2 kg ले लीजिए। मास का वैसे रोल नहीं है वहां पर कुछ, मास कोई भी रहे, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी 2 kg ले लीजिए। और देना हो गया। अब मैं बनाता हूं। देखो इस जगह में वजन नीचे काम करेगा 50, नॉर्मल ऊपर। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0.1 इंटू 50, 5 हो सकती है। तो पीछे की तरफ 5 लगा, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा कि मोशन में? मोशन में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट पुलिंग फोर्स में टोटल। तो नेट फोर्स में क्या करूंगा? 10 करूंगा कि 5 करूंगा कि 10 माइनस 5? 10 माइनस 5 बाय 5 कितना आया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां की बात करेंगे तो 60 इधर, 40 इधर, नॉर्मल इधर। ये इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी आगे जाने की होगी तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0.2 इंटू 40 मतलब 8, और वहां खींच रहा है 60, तो इसलिए 8 पूरा का पूरा अपना लग जाएगा। तो नेट पुलिंग फोर्स में क्या लेंगे हम? 60 माइनस 8 52 बाय टोटल मास 10। ये हो गया एक्सेलरेशन। अगर यहाँ टेंशन निकालना है तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये किधर जाएगा? नीचे। तो T इक्वल टू 6 इंटू 10 माइनस 5.2 ऐसा G माइनस ए करके। यहाँ की बात करेंगे तो फ्रिक्शन तीनों जगह लगेगा। यहाँ इधर में, इधर की तरफ, यहाँ की तरफ और यहाँ की तरफ, तीनों जगह फ्रिक्शन लगेगा। इसका वजन 20, तो 20 इंटू पॉइंट कितना लगेगा फ्रिक्शन? 6। इसका वजन 10, 10 इंटू पॉइंट दिया फ्रिक्शन कितना? इसका वजन 20, 20 इंटू पॉइंट 1 2 बराबर है। तो कुल मिलाकर के यहाँ फ्रिक्शन टोटल हो गया 6 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 10, और खींच रहा है फोर्स कितना? 50। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 40 बाय मास 5, तो कितना हो गया एक्सेलरेशन? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन निकालना है तो इसके लिए तो ये T1 ही रिस्पॉन्सिबल है। तो T1 की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन, या T माइनस 2, T1 माइनस 2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 प्लस 2 18। ये बात जमा। अब यही T1 यहाँ पर इधर की तरफ लग रहा है और यहाँ T2 लग रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे T2 माइनस T1, फ्रिक्शन भी माइनस ही 2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऐसा। तो यहाँ से T1 की वैल्यू 18 रख देंगे, तो T2 की वैल्यू आ जाएगा 18 टू 20 प्लस 8 28। ये हो गया T2। यहाँ की बात करेंगे तो इसमें फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। पहले इस 20 kg वजन का 200 न्यूटन नीचे की तरफ, इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। इधर की तरफ एक तो नॉर्मल होगा, दूसरा इसको रिजॉल्व करेंगे ऊपर की तरफ, और एक हॉरिजॉन्टल सामने की तरफ। तो सामने की तरफ 100 cos 37 4/5, तो ये हो जाएगा कितना? 80, और ये हो जाएगा cos 100 sin 37। बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगा। तो इक्वेशंस में नॉर्मल कैसे हो जाएगा? नॉर्मल प्लस 60 इक्वल टू 200, ऐसा ही होगा ना? जितना ऊपर है उतना ही नीचे। तो n प्लस 60 इक्वल टू 200, तो n की वैल्यू 140। फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। फ्रिक्शन कितना लग सकता है? म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू 140 कितना हुआ? 28। ये 28 लगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 80 माइनस 28 बाय मास 20। 80 माइनस 20 60, 52 बाय 20 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो, यहां तक की चीजें सब लोग लिख लो, जिनका जिनका गलत हुआ वो सब।
कुछ गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ चेक करिए, गड़बड़ हुआ तो उसे करेक्ट करिए, समझने का प्रयास करिए जो गड़बड़ हुआ उस बात को कि क्यों गड़बड़ हुआ। अगर कुछ ऐसा बात नहीं समझा हो तो बताए, समझाएंगे। कुछ गड़बड़ किया मैंने? इसको T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं कर सकते, सब बोल रहे हैं M2 ऐसे नहीं, वैसे वाले से नहीं कर सकते क्योंकि दोनों तरफ फोर्स लग रहा है। वैसा वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ तब लगाते जब एक ही तरफ फोर्स लगा। यहाँ देखो ये फ्रिक्शन लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब दोनों तरफ फोर्स लगे तो M2 ऐसे नहीं कर सकते। M2 ऐसे करेंगे तो M इंटू ए की वैल्यू सिर्फ आती है, ठीक है। तो ये जो टर्म है T1 और ये 2, इसमें इस 2 का जो प्रॉब्लम है वो छूट जाता है, इसलिए फोर्स एक ही तरफ लगेगा तब लगाएंगे M2 ए। हमने जितने भी एग्जांपल करे थे उसमें फोर्स एक तरफ था, जहां भी फोर्स दो तरफ आया वहां M2 ए नहीं लगाई, वहां नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाई। इधर ये वाला डायरेक्शन 20 साइन 53, साइन 53 की वैल्यू 3/5 तो 12 आ गए, और ये हो गया 80 साइन 37 4/5 16 4 जा 64। तो बताओ 64 और 12 में बड़ा कौन है? मतलब इसकी टेंडेंसी इधर आने की होगी, इसकी टेंडेंसी, तो यहाँ फ्रिक्शन इधर ऊपर लगेगा अपोज करने के लिए, और यहाँ फ्रिक्शन इधर लगेगा अपोज करने के लिए। ये बात तय हो गया। अब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी तो यहाँ पर जो नॉर्मल होगा उसके हिसाब से तय करते हैं। ये वाला 64 है, ये हो जाएगा 80 cos 37 4/5 तो 4 इंटू 60, ये गड़बड़ किया क्या मैंने? 3/48 होगा ये, और ये 64 तो 6, ये वाला भी गड़बड़ किया क्या? 3/5 4/5 तो ये हो गया 16, ठीक है। अब देखो 64 यहाँ का नॉर्मल की बात करेंगे, ये वाला हो जाएगा 20 cos 53 3/5, ये कितना हो गया? 12 बराबर। तो 12 की वजह से यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा ये 64.1 तो 6.4, यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा 12 तो 1.2, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी, देखो खींचने वाला फोर्स 48 है, रोकने वाला कौन है? 6.4 1.2 और 16, ये सब मिलके रोक रहा है बाय टोटल मास 8 + 2 10 kg। इससे जो भी आ जाए 32 6 7 25 24 पॉइंट कुछ 2 पॉइंट। अब इसमें बात करते, यहाँ की टेंशन T इस वाले को 2T, इधर लगेगा 40 साइन 37 की वैल्यू 3/5 24 हो गया ये, इधर लगेगा 40 cos 37 4/5 32, ये हो गया नॉर्मल 24 और यहाँ 10 kg का 100। एक्सेलरेशन का रिलेशन बताओ, इसका A इसका 2A बराबर। अब ज्यादा 24 बड़ा है कि 100 बड़ा दिख रहा है? 100 बड़ा दिख रहा है, तो इसी को मान लेते हैं कि ये नीचे आ रहा है, तो ये ऐसा मान लेंगे। तो यहाँ फ्रिक्शन किधर लगा देंगे? इधर की तरफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू इंटू एन, 32 इंटू 0.1 3.2। तो इक्वेशन अब यहाँ लगाना पड़ेगा T माइनस 24 माइनस 3.2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
ये हो गया एक इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन जो आएगा वो आएगा 100 माइनस 2t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कैंसिल कर दो 2 से तो 50 माइनस t इक्वल टू 5a। ये दूसरा इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करके t और a निकाल लें। निकाल पाएंगे? हाँ बोलिए। ए और 2a तो कांस्टेंट मोशन है, उसको फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं है। एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होगी ना, एक्सेलरेशन का रिलेशन चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज होगी। ठीक है। जो ये कांस्टेंट मोशन है वो एक्चुअली में स्ट्रिंग के लेंथ की वजह से आता है, जो कि फिक्स रहने वाला है, उसका रिलेशन की वजह से एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी आती है। तो वैल्यू चेंज होगी पर उसके रिलेशन जो है a to a का वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाह रहे? नहीं? चलो इसमें बात करते हैं। यहाँ 6 kg का 60, 4 kg का 40। तो बताओ 60 बढ़ा कि 40? तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये वाला इधर जाएगा, तो यहाँ फ्रिक्शन पीछे की तरफ ऐसे रोकेगा। ये 10 kg का है तो 100 हो गया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 10 हो जाएगा, क्योंकि 0.1 फ्रिक्शन है तो 10। तो जो एक्सेलरेशन होगा, नेट पुलिंग फोर्स क्या लिखूंगा बताओ? 60 माइनस 40 माइनस 10 बाय मास। कितना 20 है क्या? 20। तो 10 बाय 20 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी कभी कोई भी चलती हुई ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन की वजह से रुक जाए या किसी भी प्रकार से फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन का यूज पड़े, तो हमेशा ध्यान रखना एक्सेलरेशन की जगह हम लोग म्यू जी लगाते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलते हुए फ्रिक्शन की वजह से रुक जाए या मोशन स्टार्ट कर दे, तो उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन फ्रिक्शन क्रिएट करता है वो है म्यू इंटू जी। कैसे कि यही वैल्यू हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू एम जी और एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास। तो जब मास से डिवाइड करेंगे तो म्यू जी बच जाएगा। इसीलिए इस ऑब्जेक्ट में मास का कोई रोल नहीं है, बराबर है। मास कुछ भी रहेगा तो ये डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर सवाल में इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0, रुकना है तो एक्सेलरेशन, अब रुकना है तो रिटार्डेशन होगा। एक्सेलरेशन को माइनस में लिखेंगे, कितना लिखेंगे? म्यू की वैल्यू कितना है? 0.4, जी की जगह पे 10 तो -4। अब कह रहा है डिस्टेंस निकालो, मतलब एस निकालो। तो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो एस इक्वल टू उसी में से एक अगर 0 है तो वी स्क्वायर बाई 2 ऐसा लगा देंगे। तो वी स्क्वायर बोले तो 20 इंटू 20 बाई 2, ए की जगह पे 4, डेटा बस रख रहे। तब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10, 200 बाई 4, 50 ना, 50 मीटर। ठीक है। अब इस प्रोसेस में आप ट्राई करो, देखो ध्यान से। जब भी नॉर्मल प्लेन में फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ी, कोई ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेट हो रहा हो या फ्रिक्शन की वजह से डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो फ्रिक्शन का एक्सेलरेशन म्यू जी लगाना है सिर्फ।